हम हर रोज एक काम सबसे ज्यादा करते हैं। आप बोलेंगे अमित की चैटिंग या स्माइलिंग। रील स्क्रॉलिंग, लेकिन नहीं, हम सबसे ज्यादा सांस लेते हैं। एक दिन में लगभग 23,000 के करीब हम सांस लेते हैं और इसका पूरा जिम्मा उठाया होता है हमारे सुपर हीरोज लंग्स ने। लेकिन आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम अपने लंग्स की सेहत को कैसे बरकरार रख सकते हैं, कैसे उन्हें स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, आज इसी विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। स्वागत कीजिए डॉक्टर नीतीश कुमार का। नमस्कार, आपका गुड स्वागत मॉर्निंग। है। डॉक्टर नीतीश गुप्ता एसोसिएट प्रोफेसर है पल्मोनरी मेडिसिन सफदरजंग हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे था, पहले तो आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। और ये पहला सप्ताह जुलाई का वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो आप कैसे देखते हैं कि प्रकृति के लंग्स वृक्ष हैं और हमारे फेफड़ों के लिए भी वृक्ष बहुत ज़रूरी हैं? जी, प्रकृति के लंग्स जो आप वृक्ष कह रहे हैं वो ही हमारी जीवन का एक दान है, क्योंकि वो हमें एक ऑक्सीजन देते हैं। उस ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े लेते हैं और हमारे सभी अंगों को उसको प्रोवाइड करते हैं। बिना ऑक्सीजन के कोई जीवन नहीं जी सकता, इसीलिए शायद पृथ्वी पे जीवन है, बाकी किसी भी प्लैनेट पे जीवन नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है। तो इसलिए वृक्ष का बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी ज़िंदगी में और हमें जितना कोशिश करके उनका संरक्षण करना चाहिए। अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है तो हमें और पेड़ लगाने चाहिए। जी, लेकिन डॉक्टर आज के समय में जब हम देखते हैं कि हमारा एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, लेकिन उसमें भी कुछ लोग समय निकाल लेते हैं कि वो पार्क भी जा रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं कि कितने स्टेप्स चले, क्या किया। लेकिन क्या लंग्स को मापा जा सकता है कि हमारे लंग्स कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, उसको कैसे चेक किया जाए? घर में आपके यहाँ बहुत सिंपल तरीका है। आप एक गुब्बारा ले सकते हैं, उसे फुला के देख सकते हैं आप कितने गुब्बारे फुला पा रहे हैं, उस गुब्बारे को पूरा फुला पा रहे हैं कि नहीं। हमारे पुराने लोग के घर में शंख सबके घर में है, पर पुराने लोग आज भी कर पाते हैं और हम नहीं कर पाते, जो एक अजीब सी चीज़ है कि वो इस उम्र में भी कर रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने कभी वो कोशिश ही नहीं करी। हम आज से कोशिश करेंगे, उसे प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम शंख ब्लो कर पाते हैं तो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि आपकी लंग्स की सेहत बिल्कुल ठीक है और आप उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बहुत बहुत अच्छी होगी। आपको अच्छा लगेगा, अंदर से मन अच्छा लगेगा, आप स्माइल अच्छे से कर पाओगे, आप बातें ज़्यादा कर पाओगे बिना रुके। तो चलिए, आप सब आज घर परिवार में ये होमवर्क लीजिए जो डॉक्टर नितेश ने दिया है। कोई भी बर्थडे आए तो आप कोशिश करें कि गुब्बारे फुलाएं सब मिलकर और शंख बजाने का प्रयास करें। यदि आप भी लंग से जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड, नंबर है 23097532। I repeat the number 011 is our code and number is 23097532। डॉक्टर नितेश, ये गुब्बारे और शंख के अलावा एक जो यंत्र आता है स्पायरोमीटर, वो क्या है, किसके लिए है? जी, तो स्पायरोमीटर एक आपको एविडेंस देता है, एक आपको बताता है। उसमें 3 अलग अलग रंग की गेंदें होती हैं कि आप कितना उसको ब्लो कर पाते हैं या कितना उसमें से हवा खींच पाते हैं। तो हम ये मानते हैं कि हमारे फेफड़े जब हम बैठते हैं तो एक कोई भी शरीर के अंग का काम होता है रेस्टिंग स्टेट पे जाना। तो जब एक वो आराम कर रहा होता है तो उसमें उसकी वॉल्यूम थोड़ी सी कम होती है। हमारा काम होता है पूरी वॉल्यूम को चेक करना कि गुब्बारा पूरा फूल रहा है, गुब्बारा पूरा बंद हो रहा है। गुब्बारा आपने देखा होगा कभी भी पूरा कोलैप्स नहीं होता है। ऐसे ही फेफड़ों में भी हमारे एक प्रोटेक्टिव या सेफ्टी मैकेनिज्म है कि गुब्बारा कभी भी फेफड़े पूरे कोलैप्स नहीं होंगे। हमेशा एक ना एक अमाउंट ऑफ या एक ना एक मात्रा हवा की हमेशा अंदर रहेगी, क्योंकि वो जैविक जीवन के लिए ज़रूरी है। तो उतनी हवा हमेशा रहेगी, पर हम उसे कितना और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं वो हमें हमेशा कैपेसिटी डेवलप करना है। जैसे कि हम मसल्स बनाते हैं, हम ओबेसिटी कम करते हैं, उसी के लिए हमारे फेफड़ों के लिए भी उनको देखना कितना काम कर रहे हैं और कितना हम उसे एक्सपैंड कर सकते हैं। हम ओवर एक्सपैंड भी नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा फुलाएंगे तो वो फटने के चांसेस होते हैं, जैसे गुब्बारे के साथ होते हैं। तो एक कैपेसिटी जितनी उसकी है उतना उसको यूज़ करना चाहिए, वही आपके लिए लॉन्गेविटी का एक बहुत बड़ा वो रहता है। जी, तो ये एक बेहतर तरीका है, आप अपने लंग्स को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन हमसे कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है। तो पूरे दिन भर में एक आम व्यक्ति क्या गलतियां करता है जो हमारे लंग्स के लिए हानिकारक है? तो लंग्स के लिए हानिकारक बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला है आपकी आदत। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, वो हानिकारक है, वो कोई भी फ़ायदा नहीं करता है, आगे जाके आपको उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सुबह उठ के या शाम को अपने लिए व्यायाम के लिए समय ना निकालना। दिन के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल है, उससे ज़्यादा हम स्क्रॉल कर लेते हैं, जैसे आपने बताया। अगर हम वो स्क्रॉल ना करें,
उसको हम यूज़ करें कि अब 15 मिनट में चल के आऊँगा, मैं दिन में एक समय दे रहा हूँ कि इन 15 मिनट में सिर्फ यही काम करूँगा, उसमें कुछ नहीं। आप सिर्फ चलने की रूटीन से ज़्यादा की थोड़ी प्रैक्टिस करिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपकी बॉडी ओवरऑल। जी डॉक्टर साहब बिहार चलते हैं जहाँ से सौरभ जी हैं फोन लाइन पर। हेलो डॉक्टर साहब से जानना था मुझे कि अभी पिछले कुछ सालों से बहुत जल्दी जल्दी खांसी हो जा रही है जी, और सांस भी फूलता है मेरा, रात को उठ के बैठना पड़ता है, तो क्या उम्र कितनी है आपकी? कोई लेना देना है क्या, और क्या क्या कोई दही वगैरह भी नुकसान करता है क्या इसमें? जी आपकी उम्र कितनी है? 51 है सर मेरी उम्र। और कोई फल वगैरह भी कोई इसमें नुकसान करता है, सेब वगैरह या केला वगैरह, ये सब जी मुझे जानना था। जी सौरभ जी नमस्कार। तो जैसा आपने बताया पिछले कुछ सालों से आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, बार बार हो जाती है, तो उसके लिए आपको अपने एक स्पेशलिस्ट को दिखाना होगा। बहुत सारे कारण होते हैं कि खांसी के बार बार होना, स्पेशली रात में अगर आप उठ रहे हैं, मतलब आपकी नींद की क्वालिटी भी डिस्टर्ब हो रही है, तो उसके लिए आपको अपने स्पेशलिस्ट को दिखाना होगा, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं। फ़ोन पे 10 सेकंड में बताना कि ये कारण है, ये दवाई है, पॉसिबल नहीं है, पर आप ज़रूर एक विशेषज्ञ को दिखाएं। जो चैन की नींद है ये भी पल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में ही आती है? जी, चैन की नींद एक होती है कि हम सोने की कोशिश कर रहे हैं, हमें नींद 20 मिनट के अंदर आ जाए। जो हमारी नींद है वो रात में बार बार टूटे नहीं किसी भी कारण से, कि मेरे को सांस बंद हो गया, मेरे को खांसी उठ गई, मेरे को एकदम से लगा कि मेरी सांस में बंद हो रहा है, मेरे को खराटे बहुत आ रहे हैं, या मेरे को बार बार पेशाब उठ के जाना पड़ रहा है। ये सब कारण है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, और ये सब शुरू होता है एक सांस की नलकी के बंद होने से। उसके भी बहुत सारे कारण हैं, जिसमें मोटापा एक कारण है, जैसे ओबेसिटी की वजह से आपको एपनिया होता है। उसके अलावा भी अगर कोई फेफड़ों की बीमारी है तो ये डिस्टर्ब रहेगी, कोई हार्ट की बीमारी है तो ये डिस्टर्ब रहेगी, आपको किसी अंग में दर्द बहुत ज़्यादा है, जोड़ों में दर्द है जो रात में बढ़ रहा है, तो उस वजह से हमें कारण देखना होता है कि अगर हमारी नींद भी पूरी नहीं हो रही है तो वो क्यों नहीं हो रही है। आपने अभी खराटों की बात की, तो स्नोरिंग वो सीधा हमारे लंग से जुड़ी हुई समस्या है? जी, आपकी लंग्स एक अलग ऑर्गन नहीं है। लंग्स आपके नाक से शुरू होते हैं, क्योंकि आपकी जो भी हवा है वो नाक से जाती है, सांस की नलकी से जाती है, सांस की नलकी से फेफड़ों में जाती है। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को बंद करेंगे तो हवा आपके अंदर नहीं जाएगी, और आपका ब्रेन आपको बोलेगा आप उठ जाओ, कोशिश करो कि आप सांस लो, क्योंकि बिना सांस के कुछ नहीं। जी, स्कूल में वो जो रेस्पिरेटरी डायग्राम बनाते थे वो ये नाक वो से नाक चल से के पूरा आगे जाता था। इस समय पंजाब चलते हैं, विजेंद्र जी हैं फोन लाइन पर। हेलो हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। सर हमारा 2020 में कोरोना हो गया था, तो कोरोना के बाद एडमिट भी होना पड़ा और दवाई भी खाई। उसके बाद हमारे मतलब फेफड़ों में दाग रह गए हैं। ओके जी जी, तो उस दाग के लिए मतलब क्या दवाई खाई जाए, क्या किया जाए जिससे वो दाग चले जाएं? आपको सांस लेने में तकलीफ आती है? नहीं, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, चलने में, काम करने में कोई तकलीफ नहीं है। जी जी नमस्कार। तो हम हमेशा इलाज किसी भी चीज़ का उससे होने वाली तकलीफ का करते हैं। कोई निशान अगर रह जाते हैं तो हमें उससे फ़र्क नहीं है, जब तक कि वो आपकी तकलीफ़ें नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने बताया आपको सांस की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आप सब काम कर पा रहे हैं, तो उस चीज़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो निशान है तो वो निशान रह जाएंगे। बचपन में हमें बहुत सारी चोटें लगती हैं, टाके लगते हैं, उनके निशान जीवन भर रहते हैं, पर उससे हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। ऐसे ही फेफड़ों में जब तक हमें तकलीफ नहीं हो रही है, हम उस चीज़ को कोई इलाज नहीं करते। डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइए, अब जैसे तीर्थ यात्रा शुरू हो गई, अमरनाथ यात्रा, और जो श्रद्धालु हैं जब वो ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं यकीनन वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होते हैं, तो क्या टिप्स देंगे आप यात्रियों को? जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तो उससे पहले आपका एक चेकअप होता है। अगर वो चेकअप फिट होता है, जिसमें लंग्स का भी टेस्ट होता है, हार्ट का भी टेस्ट होता है, आपकी जो अलग और बीमारियां उनका भी टेस्ट होता है, अगर वो सब चीज़ ठीक होती हैं तभी आपको परमिशन मिलती है यात्रा पे जाने के लिए। यात्रा पे जाना, किसी भी ऊंचाई वाली जगह पे जाने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक लेवल पहुंचने के बाद रेस्ट करना। अच्छा, अगर आप सोचें कि नहीं ये एक पार्क है, मैं 10 चक्कर लगा सकता हूँ, मैं तो दिल्ली में 20 चक्कर लगा लेता था, तो मैं तो एक दिन में चढ़ाई करके वापस आऊँगा, ऊंचाइयों पे जाने पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हवा में ही ऑक्सीजन कम है। ये एक्लिमेटाइजेशन बहुत तो इंपॉर्टेंट हो ये जाता है फिर। इंस्ट्रक्शन फॉलो करना कि आज आप 100 मीटर ऊंचाई ही चढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं चढ़ेंगे, ये एक बेस कैंप है, यहाँ रुकेंगे, अगले दिन हम दूसरी जगह करेंगे,
इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना एक मैंडेटरी होना चाहिए। अगर आप इसके बियॉन्ड जाते हो तो आपकी लाइफ को बहुत बड़ा रिस्क होता है। ओके, तो यानी जो लोग ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं एक एडवेंचर के तौर पर, तो उनको भी यही सारी बातें ध्यान में रखनी होती हैं। इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे लंग्स को अफेक्ट करती हैं बहुत सारी चीज़ें, तो हमारा जो वातावरण में पॉल्यूशन है वो, पर जब जो इंसान घर में बैठा है, हम कई बार सुनने में आता है कि अब घर में भी पॉल्यूशन है और एयर प्यूरिफायर्स का मार्केट भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो घर का कैसा पॉल्यूशन होता है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? एयर प्यूरिफायर के कितने आप फेवर में हैं? जी, सो पॉल्यूशन हम जो डिवाइड करते हैं आउटडोर एंड इंडोर बोलते हैं। तो आउटडोर होता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है, जो व्हीकुलर पॉल्यूशन होता है। अब क्योंकि हवा सेम है, वही हवा घर के बाहर भी है, घर के अंदर भी है। आप खिड़की बंद करके उस हवा को अंदर आने से नहीं रोक सकते, क्योंकि हवा को हर जगह रहना ज़रूरी है। उसकी मात्रा में बस ये होता है कि पॉल्यूटेंट अगर आप इंडस्ट्री के पास खड़े हैं तो ज़्यादा दिखेगा, आप उससे 200 किलोमीटर दूर रह रहे हैं तो थोड़ा कम दिखेगा, बट कहीं ना कहीं वो आपके पास आ रहा है। जो आप एयर प्यूरीफायर की बात करते हैं, उसको यूज़ करने का एक तरीका है। ये नहीं कि मैंने एयर प्यूरीफायर एक जगह लगा दिया, उसको कहीं से हवा ही नहीं मिल रही है और वो प्यूरीफाई करेगा, वो अपने आप कोई हवा नहीं बना रहा। वो एक जो हवा है उसके एक क्रिटिकल लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स को कम करता है एक पर्टिकुलर एरिया के लिए। सो इट इज नॉट कि मेरे पास बहुत बड़ा घर है और मैंने एक एंट्री पे लगा दिया, क्योंकि हवा तो बस यहीं से आती है और कहीं नहीं आती। हवा सब तरफ है, तभी हम जीवित रह पा रहे हैं। अगर हम हवा को बंद कर देंगे, जैसे वैक्यूम अगर हम बना देंगे जहाँ हवा ही नहीं होती, वहाँ कोई जीवन नहीं होता। जी, और सबसे बड़ा एयर प्यूरिफायर वृक्ष ही है और इसलिए नेचर से जुड़ना बहुत जरूरी है। डॉक्टर कैलाश वर्मा जी हैं इस समय फोन लाइन पर। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग। मैं बचपन से एस्थमेटिक हूँ, मेरी एज 73 इयर्स है जी, लेकिन मैं अभी शंख भी बजा लेता हूँ और बलून भी फुला लेता हूँ। क्या लंग्स की कैपेसिटी अच्छी है मेरी? वेरी गुड। सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि बचपन से एस्थमेटिक होने के कारण इस एज में भी लंग्स कैपेसिटी अच्छी रह सकती है क्या? ओके, बिल्कुल, आप तो जीती जागती मिसाल है, बधाई हो आपको डॉक्टर साहब। जी कैलाश जी, मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगा कि आपने बीमारी होने के कारण भी आपने आज तक की एज में आप सब चीज़ कर पा रहे हैं। इससे हमें ये पता चलता है अगर आप बीमारी पे अपना कंट्रोल रखें। एस्थमा भी एक लंबी बीमारी है, क्रॉनिक बीमारी है, पर उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर आप किसी बीमारी को कंट्रोल करके रखते हैं तो उसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं या हानिकारक जो इफेक्ट हम 10 साल 20-30 साल बाद देखते हैं, उनके होने के चांसेस बहुत कम आते हैं। और आप खुद एक एग्जाम्पल हैं, आप खुद बता पा रहे हैं कि आप एक शंख बजा पाते हैं, गुब्बारे फुला पाते हैं, एक बहुत अच्छी चीज़ है और इसको आप कंटिन्यू रखिए। सो इससे घबराना नहीं है, बल्कि आपको और को समझाना चाहिए। जिससे फैमिली में किसी को एस्थमा डायग्नोज होता है, वो डर जाते हैं कि अब बच्चे का आगे क्या होगा, क्योंकि बच्चों में ज़्यादा डायग्नोज होता है, एडल्ट में जाके बाद में डायग्नोज होता है। तो उनको आप एक समझा सकते हैं, नहीं देखो मैं भी तो एक एग्जाम्पल हूँ, इतने साल निकाल दिए हैं, तो एवरीबडी कैन अचीव अ कंट्रोल। इट इज़ ऑल अबाउट कि एक कंट्रोल आप किसी भी चीज़ का कैसे करते हैं। जी, अस्थमा की ही बात यहाँ पर चल रही है, तो मेरा एक सवाल अस्थमा से ही जुड़ा है। जब किसी का डायग्नोज होता है तो उससे काफ़ी पहले कुछ ना कुछ साइंस तो दिखते होंगे बॉडी में, तो वो कौन से सिग्नल्स हैं जो बॉडी देती है ताकि अगर समय रहते ध्यान रख लिया जाए तो थोड़ा सा बचाव किया जा सके? जी, सो एस्थमा एक ऐसी चीज़ है जो फैमिली या जीन से आती है। तो अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को है तो उसको चांसेस होते हैं दूसरों के मुकाबले जल्दी होने के। बच्चों में अलग सिम्टम्स होते हैं, बड़ों में अलग होते हैं। बच्चों में आता है कि बच्चों को सीजन चेंज पे, जैसे अब सीजन चेंज हो रहा है, समर से बादल आ रहे हैं, तो एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश होती है, अगले दिन नहीं होती है। इस समय पॉलेंस का बहुत ज़्यादा चेंज होता है, आंधी उड़ती है तो पॉलन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उससे एलर्जिक डिजीज होते हैं। तो बच्चों को हर सीजन चेंज में अगर कफ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, इन्हें फोकस करने में दिक्कत होती है, क्लास में बच्चा बोलता है मैं खांसता ही रहता हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ, तो ये एक अर्ली इंडिकेशन होता है जिसमें अगर आप अपने डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो आपको बता सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं। जरूरी नहीं हर कोई जो खांस रहा है उसको एस्थमा ही हो, बट एक सिम्टम होते हैं। दूसरा होता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें सपोज मैं सीढ़ी चढ़ के जा रहा हूँ, आजकल सबके यहाँ लिफ्ट है, कोई सीढ़ी नहीं चढ़ता, बट अचानक एक दिन लिफ्ट बंद है या लिफ्ट लेट है, मैं एक सीढ़ी चढ़ के जा रहा हूँ, एक फ्लोर जाना है, 2 फ्लोर जाना है, मुझे सीटी सी आवाज आने लगी, साए सी आवाज आ रही है, खुद ही सुनाई दे रही है। इसका मतलब एक इंडिकेशन है कि आपको एस्थमा होने के चांसेस हैं। अभी तक हो सकता है वो नहीं पता चल रहा है क्योंकि आपने एक्सर्ट ही नहीं किया। आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल कर रहे थे, लिफ्ट में बैठे, लिफ्ट से पहुंचे, ऑफिस में बैठ गए, डेस्क पे बैठ गए, बट जिस दिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी उस दिन प्रॉब्लम है।
स्पेशली उन लोगों में जिनमें सीजन चेंज में ही सिर्फ ये प्रॉब्लम बोलते हैं, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री में होता है कि अस्थमा, दादा को अस्थमा था, पेरेंट्स को अस्थमा, उनमें चीज़ें हमें फिर थोड़ा जल्दी देखना चाहिए और उन लोगों को सतर्क भी रहना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा लंग्स की एनाटमी के बारे में भी समझाइए, क्योंकि स्कूल में तो मार्क्स के लिए पढ़ा था। ये कैसे काम करते हैं लंग्स? सो लंग्स काम करते हैं। लंग्स सिर्फ अकेले नहीं काम करते, उनको हार्ट की भी ज़रूरत है, उनको ब्रेन की भी ज़रूरत है। जो भी आप कह रहे हैं कि आप दिन में 23,000 सांसें लेते हैं, उन सब का सिग्नल ब्रेन से आता है। ब्रेन आपको बोलता है कि अब आपको सांस लेनी है। ब्रेन सांस लेने की जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, जैसे आपकी बाइसेप्स होती हैं, ऐसी एक डायफ्राम होता है हमारा, उनको सिग्नल देता है कि आप काम करिए, आप सिकुड़िए। जब वो सिकुड़ते हैं तो फेफड़ा फैलता है, जब वो फैलता है तो वो बाहर से हवा अंदर खींचता है, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर कम होता है, बाहर प्रेशर ज़्यादा है, तो वो हवा अंदर जाती है। फिर ब्रेन उसे सिग्नल देता है कि बस आपका हो गया, इतना ही आपका काम था, इससे ज़्यादा आपको नहीं फैलना है, अब आप सांस बाहर छोड़िए। तो वो मसल रिलैक्स करती हैं, हम सांस बाहर छोड़ते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यूस है। जब आप सोते हैं तब भी ये प्रोसेस कंटिन्यूस है। जैसे आपका हार्ट बीट है, प्रोसेस हमेशा वो ब्लड बॉडी को देता रहेगा। सो रहे हैं, लंग्स फिर भी काम कर रहे हैं, तभी लंग्स, हार्ट, ब्रेन सब काम करते हैं मिलके, तो पूरी बॉडी का काम करना जरूरी है और सबके लिए ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन वृक्ष से ही आता है। जी, आंध्र प्रदेश चलते हैं डॉक्टर साहब, जहां से अगले कॉलर फोन लाइन पर। हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते अमित जी, भावना जी। मैं प्रतिभा हूँ विशाखापट्टनम से। जी प्रतिभा जी। 3 साल पहले मेरा सीवियर लंग इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट हुआ था। 2023 में, फिर से 2024 में। उसके बाद से दवाइयाँ ली, अब सब ठीक हो गया। गुड। अब मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं रेगुलर प्राणायाम भी करती हूँ। वेरी नाइस। तो लंग्स को हेल्दी रखने के लिए क्या किया जाए? जी, ये बताइए, विशाखापट्टनम को लैंड ऑफ डेस्टिनी क्यों कहते हैं? यहाँ बहुत मतलब मल्टी ये है, बीचेस, प्राकृतिक सौंदर्य है, और यहाँ बहुत से फैक्ट्रीज है, प्रकृति के बीच में है। शुक्रिया जी प्रतिभा जी का आंसर। जी, सो जैसे कि आपने बताया, पहले लंग इन्फेक्शन हुआ, अब ठीक हो गया, और आप प्राणायाम भी करते हैं, तो योगा एक रूप है जो सब अगर करें तो उससे काफ़ी, हर चीज़ का बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी इलाज से पहले एक बचाव एक चीज़ होती है। तो अगर हम अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखेंगे तो हो सकता है हमें आगे ज़रूरत कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 0% हो जाएंगे, बट हाँ, अगर आप 10% भी चांस कम कर रहे हो तो आपके जीवन काल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो। दूसरा होता है, जैसे जैसे हम एज में बड़े होते हैं, बहुत सारी अब वैक्सीन्स आती हैं जो हमें इन्फेक्शन होने के, सीवियर होने के, उससे बचाती है। इन्फेक्शन आपको फिर भी होगा, बट वो उतना सीवियर नहीं होगा कि आपको निमोनिया हो जाए, आपको भर्ती होना पड़े। तो वैक्सीन एक बचाव का कार्य है। सबसे बड़ा बचाव है फेफड़ों को सुरक्षित रखना, उन्हें हेल्दी रखना, जिसमें योगा का एक बहुत बड़ा रोल है। चलते चलते 30 सेकंड्स रह गए हैं। कोरोना काल में SpO2 बहुत कॉमन था जी, कि जी 90 है तो ठीक है, 80 तो डर, 70 पे तो और डर। ये SpO2 कैसे मापते हैं ये? सो पल्स ऑक्सीमेट्री हम इसे बोलते हैं। ये हमारी, इसके अंदर 2 किरण होती हैं, लाल और हरे रंग की, जो हमारे ब्लड फ्लो करता है, जो खून जाता है, उससे ये मेजरमेंट लेते हैं और आपको एक वैल्यू देते हैं। तो वो वैल्यू, कोरोना काल से पहले हम लोग पढ़ते थे कि 98 से ऊपर सबसे अच्छा है। जब कोरोना काल आया तो हम थोड़ा कम हुए, 96, हाँ 90 भी ठीक है। तो जब हम किताबें पढ़ते हैं बेसिक जो हमारी हैं, उनमें 90 से ऊपर कोई भी चीज़ है वो ठीक है आपके लिए। सो उसी को आपका ध्यान रखना है। अलग अलग बीमारियों में किसी बीमारी के लिए 90 ठीक है, बट किसी बीमारी के लिए 90 ठीक भी नहीं है। तो अलग अलग बीमारियों के हिसाब से हमारी रेंज चेंज होती है, बट एक स्वस्थ आदमी के लिए ये 96 से ऊपर 100% भी हो सकता है ये। हाँ, अगर सब कुछ ठीक है तो 100% भी रहेगा। जी बिल्कुल। यदि हम पेड़ लगा रहे हैं, प्रकृति का ध्यान रख रहे हैं, शंख बजा पा रहे हैं, कोशिश करिए ये 100% हम जरूर ले पाएं। आज कार्यक्रम में आके लंग्स हेल्थ पर बात करने के लिए डॉक्टर नितेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।